मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको आगे भी यहाँ से पढ़ने में हेल्प मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर बिना टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो आप देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया गया है। The body of all organism is made up of teeny microscopic unit that is called cell। तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है सेल, उससे मिलकर के बनी होती है। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको हम सेल को क्या कहते हैं? सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल से मिलकर के बने होते हैं। सेल मेक टिश्यू, यानी सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाता है एक ऑर्गेनिजम्स को। तो आप पहले भी पढ़े होंगे एक क्लास 8 में, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वजह से सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ऑल बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन etc आर कैरिड आउट बाय सेल थ्रू इट्स सेल ऑर्गेनल। तो जितने जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन है, जो भी बेसिक फंक्शंस है, वो सेल के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, सेल ऑर्गेनाइज होकर के जो हमारे पास ऑर्गेनल्स बनाते हैं उसकी वजह से होता है। तो इस वजह से हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करता है। सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम इसे सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल को, और ये हमारे को बताएगा सेल के स्ट्रक्चर्स और उसके टोटल फंक्शंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने किया? तो सेल वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। ही ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या किया? उसने सबसे पहले उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क स्लाइस में उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, यानी कि सेल को देखा था। एंटोन वॉन लीवनहुक वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व फ्री सेल लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल एंड स्पर्म इन हिज होम मेड माइक्रोस्कोप। आगे हम बढ़ते हैं, सेल थ्योरी की तरफ चलते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, दैट इज स्लाइडन एंड स्वान। तो ये स्लाइडन एंड स्वान ने मिलकर के जो सेल थ्योरी है, इन्होंने बताया था कि जितने जो ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब सेल से ही मिलकर के बने हैं, और इसलिए क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपोज्ड बाय जर्मन फिजियोलॉजिस्ट Rudolf Virchow. He gave the phrase omnicellula e cellula. It means all cells arises from existing cell. तो सेकेंड थ्योरी ये थी सेल थ्योरी के अंदर में कि जितने जो जितने जो नए नए सेल्स हैं या जितने जो सेल्स अभी बन रहे हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर के बना है। यानी कि नए सेल डेवलप नहीं होते रोज़, पहले ही वाले सेल यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो क्या है? बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बात कही थी रडोल्फ वर्चाउ ने, ठीक है? तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि किसने कौन सी बात कही थी। नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफाइड सेल थ्योरी इज टर्म्ड एज सेल प्रिंसिपल और मॉडर्न सेल थ्योरी विच पोस्टुलेट दैट। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट। तो ये हो गई फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑल लिविंग सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। एंड ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जितने जो सेल्स है वो केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? अलाइक होते हैं। तो आप
यहाँ से ये भी देख सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं सेल थ्योरी के बारे में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो सेल थ्योरी में मेनली हमें आपको ये 3 पॉइंट ही है जो कि ध्यान रखना होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें भी आपको ये याद रखना कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्लाइडन एंड स्वान ने कहा था, ये यहाँ है ना, और सेकेंड पॉइंट जो है वो रडोल्फ वर्चाउ ने बताई थी। तो ये दोनों बात खास करके ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। तो देखते हैं सेल शेप के बारे में। द शेप ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो उनका सेल जो है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स को दिखाया गया है। ये है अमीबा सेल, वाइट ब्लड सेल, WBC, RBC, ओवल एग सेल है, ये मसल सेल है, स्टोमाटा है, और ये न्यूरॉन है। आपको पता है हमारे बॉडी में सबसे जो लॉन्गेस्ट जो सेल होता है, सिंगल सेल जो होता है, लॉन्गेस्ट सिंगल सेल, वो न्यूरॉन होता है। तो ये बात याद रखेंगे। और स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है RBC। क्या होता है? RBC। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम सेल लाइक अमीबा एंड WBC हैव चेंजिंग शेप्स। तो कुछ ऐसे भी है जिनका अपना शेप चेंज हो सकता है। इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nervous cells have a typical shape. तो नर्वस सेल यानी न्यूरॉन सेल के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अपना ही अलग शेप है। सेल साइज की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉलेस्ट सेल ओवर द ऑल सेल्स, सभी सेलों की कोई भी ऑर्गेनिज्म को मिलाकर के हम देखें तो सबसे छोटा जो सेल है वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो याद रखेंगे कि सबसे छोटा सेल जो होता है वो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। द साइज ऑफ द सेल ऑल्सो वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट। अलग अलग प्लांट और अलग अलग एनिमल में साइज अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैंने ये बताया आपको कि माइकोप्लाज्मा जो है सभी सेलों में सबसे छोटा, और एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है सभी सेलों में सबसे बड़ा सेल होता है। द एवरेज सेल साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 to 20 माइक्रोमीटर। यानी कि एवरेज सेल का जो साइज होता है वो 0.5 से मैक्सिमम 20 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इन ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट सेल इज RBC, जैसा कि हमने कहा, एंड द लॉन्गेस्ट वन इज नर्व सेल, जो कि न्यूरॉन सेल के बारे में मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल नंबर के बारे में। द नंबर ऑफ सेल इन लिविंग बीइंग डिफर्स फ्रॉम वन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल नंबर की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जिसमें एक सेल होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। द नंबर ऑफ सेल इज़ नॉट डेफिनेट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स डेफिनेट नहीं होते, मतलब एक जैसा नहीं होता है, एंड मे इंक्रीज अलॉन्ग विद द ग्रोथ एंड वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वो सेल के जो नंबर्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के वॉल्यूम साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म, कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है। टाइप ऑफ सेल की मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ सेल में आप देखें यहाँ पर, तो सेल के 2 टाइप है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए यहाँ पर अब यूकैरियोटिक सेल में भी क्या है, 2 टाइप के सेल होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टीसेलुलर। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, केवल और केवल ये सारे के सारे जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। जबकि इधर आप देखें तो यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। तो यहाँ हम देखें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो है वो है हमारे पास अमीबा, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में देखें तो वो प्लांट सेल हो सकते हैं या फिर एनिमल सेल हो सकते हैं। तो आप अगर देखें तो हमारे पास सेल जो है वो 2 टाइप है, पहले प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सबके सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, जबकि यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म अमीबा, जबकि मल्टीसेलुलर प्लांट सेल भी हो सकते हैं और एनिमल सेल भी हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम क्यों पड़ता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव सेल है और ये इनकम्प्लीट होता है, जबकि यूकैरियोटिक को हम एडवांस एंड कंप्लीट सेल मानते हैं। प्रोकैरियोटिक्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड,
नॉट वेल डिफाइंड का मतलब ये कि न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स आर अब्सेंट। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अब्सेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सबके सब प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉलर एंड स्कैटर्ड रैंडमली इन द सेल, जबकि इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स आर बिगर, दे आर इधर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फाउंड फ्री। यहाँ देखें, द प्रोकैरियोट्स इंक्लूड आर्कीबैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, जिसको यू बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया को कहते हैं। तो बैक्टीरिया ही खास करके प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है, जबकि यूकैरियोटिक में कौन आते हैं, यूकैरियोटिक में बहुत सारे आते हैं, इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया को छोड़ करके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, फंगस, अलगी, ये सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये हो गई बात। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द ऑल सेल्स हैव थ्री थिंग्स इन कॉमन। जितने जो सेल्स होते हैं उन सब में तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल और तीसरा मेटाबॉलिक मशीनरी। लेट अस स्टडी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देखते हैं। ये सेल का आउटर लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए देखते हैं। दिस गिव्स ए कवरिंग टू ऑल द सेल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज पोजेज एंड पोजेज आर लिस्टेड बिलो। तो इसके कैरेक्टर सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है वो दिया गया है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ एन आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ये आउटर कवरिंग होता है। इट इज़ लिविंग, ये लिविंग होता है, थिन होता है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ सेमी परमिएबल, अलाउ सेलेक्टिव पार्टिकल टू पास, यानी सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव होता है, कुछ पार्टिकल्स को अपने उससे होकर के मेम्ब्रेन को एक क्रॉस होने देगा, किसी को नहीं भी जाने देगा। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस चीज़ से मिल करके बना है। तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिल करके सेल मेम्ब्रेन बनता है। हम लिपिड और प्रोटीन को साथ में लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। It allows only selective substance to move through it. The movement of substance takes place by activity like diffusion. तो कैसे सब्सटेंस क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन कैसे क्रॉस करेगा, पार करेगा, तो उसमें सबसे पहले डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वो क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर गैसेज आएंगे। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग में क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन जो होता है तो ऑक्सीजन लेता है सेल और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ऐसे ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एज फॉलोज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये क्या काम होता है इसका, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल, सपोर्ट देगा, अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, प्रोवाइड शेप्स टू द सेल, आउटर मेम्ब्रेन है तो वो सेल भी प्रोवाइड करवाता है। इन प्लांट सेल्स आउटर टू सेल मेम्ब्रेन अनदर लेयर कवरिंग इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। देखिए प्लांट में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी उसके बाहर में एक और कवरिंग होती है एंड दैट इज सेल वॉल। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट, जो कि सिर्फ प्लांट में ही होता है। इट इज़ समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इन मेनी एस्पेक्ट एज इट लिस्टेड बिलो। तो सेल वॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी सी डिफर होती है, और वो क्या होता है वो देखिए। तो ये सेल वॉल के बारे में है। सेल वॉल जो होता है इट इज़ आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ प्लांट में पहले तो मौजूद होता है, ये आप ध्यान रखें कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये आउटर होता है, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होता है, इट इज़ डेड, ये डेड होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग था। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज,
तो सेल वॉल जो है वो प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, फंगस में काइटिन का बना होता है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, जबकि मेम्ब्रेन जो था वो लिपिड और प्रोटीन से था। इट इज़ फ्रीली परमिएबल, यानी सेल वॉल जो होता है वो परमिएबल होता है सबके लिए। फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, मैकेनिकल सपोर्ट देगा क्योंकि डेड सेल है। इट अलाउज मटेरियल टू एक्सचेंज, मटेरियल को अलाउ करेगा एक्सचेंज के लिए। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, और शेप ऑफ सेल को भी मेंटेन करेगा। Now if we go into the detail, we can say that cell consists of cell membrane and it includes called a living material protoplasm। तो कहता है कि अगर हम इसके डिटेल में जाएं और कहें तो वी कैन से दैट द सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट इंक्लूज कॉल्ड ए लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग मटेरियल को इंक्लोज करता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज डिफाइंड एज द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, यानी कि लिविंग मटेरियल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के अंदर की जितने जो पोर्शन हैं उन सबको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो प्रोटोप्लाज्म को बाद में हम 2 और पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप देखिए यहाँ न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए अब यहाँ देखिए न्यूक्लियस के बारे में दिया गया है। न्यूक्लियस, लाइक वी हैव ब्रेन द सेल हैज ए न्यूक्लियस। सेल के पास भी क्या होता है? न्यूक्लियस। ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। हमारे बॉडी में एक्टिविटी कंट्रोल माइंड करता है, ब्रेन करता है, वैसे ही सेल में कंट्रोल उसको न्यूक्लियस करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। सेल के सेंटर में होता है। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं। तो क्या कंपोनेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस। तो आप यहाँ देखें डायग्राम में देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिससे क्रोमोजोम बनता है फर्दर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यानी न्यूक्लियस का कवरिंग, और फिर न्यूक्लियर पोर होता है यानी न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से सेपरेट करेगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर में जो लेयर है, कवरिंग है, वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। द मेम्ब्रेन हैज पोर्ड इन इट विच अलाउ ओनली सेलेक्टेड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सेमी परमिएबल इन नेचर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल होता है। सेकेंड हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ द लिक्विड इन द न्यूक्लियस दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी लिक्विड टाइप का वो भी होता है। इट इज़ सिमिलर टू साइटोप्लाज्म ऑफ आउटर न्यूक्लियर एक्सेप्ट दैट इज लैक ऑर्गेनल्स। तो कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म की जैसा ही होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल ओवल बॉडी रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? उसमें प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए क्या होता है? वो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज़ साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम बनता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन टर्म एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर मटेरियल में क्या आता है? It contains thread-like structure which further condense at the time of cell division to ribbon-like structure called chromosome। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल में थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज क्रोमेटिन। बेसिकली वो क्रोमेटिन होता है, और वो क्रोमेटिन क्या होता है? फर्दर वो कंडेंस होता है और कंडेंस होकर के बनाता है क्रोमोजोम। दीज क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और वो क्रोमोजोम किस चीज़ का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। देयर आर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स इन ए बॉडी और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू स्प्रिंग आर कॉल्ड जीन। तो कहता है कि ये जो डीएनए होता है, यानी कि डीएनए जो कि प्रेजेंट है एज ए न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर में, तो वो क्या होता है? वो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी में, और वही क्या है? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाता है, जो कि जीन कहलाता है बाद में।
यानी कि कौन सा कैरेक्टर पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग यानी उसके बच्चे में जाएगा, उसके चिल्ड्रंस में फर्दर जनरेशन में जाएगा, ये डिपेंड करता है कि डीएनए कितनी जाती है, कौन सी डीएनए कौन सा जीन जाता है ना। तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम जीन कहते हैं, जो अगले जनरेशन में जाता है। दे एक्ट एज हेरिडेटरी व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स कहने का मतलब कि वो अगले जनरेशन में ले जाने वाला गाड़ी है, यानी यूँ कहे कि ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसपोर्ट होता है जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हम इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। जेनेटिक हमारे पास एक चैप्टर है तो हम उसमें पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक चैप्टर है क्लास 10th का, तो उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट रेगुलेट्स सेल साइकिल, इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, इट कंटेन्स जीन दैट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में क्या आ जाएगा, उसको भी ऐसे जीन्स को भी वो कंटेन करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल का कंट्रोल करता है और सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। इट इज़ द लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, इट्स सोलुबल पार्ट इज कॉल्ड साइटोसोल, इट कंटेन्स ऑर्गेनल। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन फॉर द सेल, लाइक सम organelles help in cleaning the cell, some help in synthesizing certain substance for the cell, some perform catabolic function like breakdown of food. Let us study them detail. तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उन सब का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मैं साइटोप्लाज्म के अंदर और उस कुछ और सेल ऑर्गेनल्स का नाम दिखा रहा हूँ। सेंट्रोजोम, साइटोप्लाज्म, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये न्यूक्लियस तो सेंटर में है, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेंट्रोजोम भी प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए मैं इसको अब जूम आउट करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। सेल ऑर्गेनल एंड देयर फंक्शन, सेल ऑर्गेनल और उनके फंक्शंस के बारे में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल दैट हेल्प द सेल इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। द डिफरेंट ऑर्गेनल्स आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, और ऐसे और भी हैं, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेंट्रोजोम। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल वन बाय वन। तो वन बाय वन हम लेकर के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा है व्यू। इट इज़ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग फ्लूइड इन इट्स कैविटी। दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम से अटैच्ड होता है, राइबोसोम उसमें अटैच्ड होता है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता। अब आप एक बात समझ लो, जहाँ भी राइबोसोम होता है वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसका मतलब यह है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड का सिंथेसिस कराता है। इसी वजह से इसका नाम स्मूथ है, क्योंकि लिपिड स्मूथ होता है। तो यहाँ देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग फैट यानी लिपिड। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर सेल। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो है लाइसोसोम का, उसका भी प्रोडक्शन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लेकिन मेनली प्रोटीन सिंथेसिस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल। तो सेल के मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सॉरी, थोड़ा लाइन लंबा हो गया है, मैं इसको कम कर देता हूँ। चलिए देखें, अब है हमारे पास राइबोसोम। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल दोनों में राइबोसोम होता है। दे आर स्फेरिकल पार्टिकल्स फाउंड फ्री और अटैच्ड टू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन।
तो राइबोसोम के पास सेल्फ ऑन जेनेटिक मटेरियल, इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप याद रखें कि राइबोसोम का खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन। देयर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, तो राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यू टू रीजन दे आर कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, तो इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहेंगे क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास गोल्जी बॉडी। दीज ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ, तो गोल्जी बॉडी भी प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसल्स एंड फ्लैटेन मेम्ब्रेन स्टैक्ड ओवर वन अनदर कॉल्ड सिस्टर्नी, तो गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी मिलता है ना। इन प्लांट सेल इट इज़ कॉल्ड बाय ए स्पेशल नेम दैट इज डिक्टियोसोम, तो डिक्टियोसोम कहते हैं हम किसमें, प्लांट के अंदर में कहते हैं, यानी सिस्टर्नी को हम प्लांट में क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। दैट इज़ द फ्लैटेन मेम्ब्रेन है और किसका, गोल्जी बॉडी का, जो कि फ्लैटेन होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है। फंक्शंस क्या है, दे सेक्रेट पैकेज एंड डिस्पैच द सेलुलर सेक्रेशन एंड आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये पैकेजिंग और सेक्रेशन का काम करता है और सेल मेम्ब्रेन के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसोसोम्स के बारे में आप जानते होंगे। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास होता है। दिस एंजाइम कैन कैरी आउट द कैटाबॉलिक फंक्शन, ये कैटाबॉलिक फंक्शन करवा सकता है। कई बार ये अपने ही सेल के लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। कैसे, ये अपने ही सेल को कई बार मार देता है। दे कैन डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल, दे कैन रिमूव वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि जो फॉरेन मटेरियल है उसको तो निकालेगा ही, जो भी पैथोजेंस है, फालतू चीज़ें हैं, वो सबको निकाल देगा। इट एक्ट एज सुसाइडल बैग एज दे कैन इवन ईट अप देयर ओन सेल इन केस इट गेट डैमेज। अगर सेल डैमेज होता है और उस सेल के डैमेज के समय अगर लाइसोसोम फट जाती है या बस्ट हो जाता है, तो ऐसे में उसकी जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो अपने ही सेल को क्या कर देगा, डैमेज कर देता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लाइसोसोम जो होता है उसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर रेड शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग ए डबल मेम्ब्रेन, इट्स मेम्ब्रेन इज पोरस, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पोरस होते हैं। इट्स इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म सिस्टर्नी एंड कंटेन स्मॉल बॉडीज कॉल्ड ऑक्सीजोम, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होता है, जो कि एक क्रिस्टल बनाती है, क्रिस्टल इसको कहते हैं, एंड कंटेन स्मॉल बॉडी कॉल्ड ऑक्सीजोम। देखिए गोल्जी जो बॉडी थी उसमें सिस्टर्नी बनती थी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में यहाँ पर क्रिस्टी बनता है। ध्यान रखेंगे ये बात, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिस्टी बनता है, जबकि गोल्जी बॉडी में क्या था, सिस्टर्नी बनता था। आगे बढ़ते हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी बनाना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इज ऑल्सो डिजाइंड एज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन करता है। प्लास्टिड, दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल और केवल प्लांट में मिलेगा। प्लास्टिड के 3 टाइप होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट भी कलर्ड प्लास्टिड होता है। As you know that the plants have the ability to synthesize their own food, they do so with the help of their pigment, that is chlorophyll. This chlorophyll is present in organelle, that is chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कंटेनिंग लिक्विड स्ट्रोमा एंड स्टैक्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लैमेली। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और लैमेली दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। व्हेन लैमेली आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर देयर गिव राइज टू ग्रेना, यानी कि बहुत सारे लैमेली जो है एक दूसरे के ऊपर अगर ऊपर रखे जाते हैं, यानी लाइन से कॉलम में, तो वो लैमेली कहलाते हैं।
ग्रेना कहलाता है। एंड ग्रेना कंटेन ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। दिस क्लोरोफिल एक्चुअली हेल्प्स इन कैप्चरिंग सोलर एनर्जी। और वो क्लोरोफिल ही होता है जो सोलर एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और फिर उस केमिकल एनर्जी से फूड बनेगा। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड आर एज फॉलोज। तो फंक्शन क्या है प्लास्टिड का? क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो 3 टाइप के प्लास्टिड थे, जिसमें से पहला क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट, ये स्टोर करेगा फूड को और फैट को। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर्स टू फ्लावर, यानी फ्लावर में कैसा कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट पे निर्भर करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? दे आर fluid filled membrane bound space. They are prominent and large in plant, but in animal cell they are either absent or present. They are small and temporary. कहता है कि they are prominent and large in plant, यानी प्लांट में तो वैक्यूल बड़ा होता है, लेकिन एनिमल्स या तो वो absent होता है, या फिर होता है तो बहुत छोटा होता है, या फिर बहुत कम समय के लिए होता है। इन एनिमल सेल इट हेल्प्स इन स्टोरिंग सब्सटेंस। तो एनिमल सेल में कुछ सब्सटेंस को, खास करके वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने में काम आता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज एंड परमानेंट। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, चलिए देखते हैं। टोनोप्लास्ट एंड फिल्ड विथ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड सेल सैप। तो वैक्यूल के अंदर भी फ्लूइड फिल होता है, दैट इज सेल सैप। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ सेल। टर्जिडिटी यानी ये सरफेस टेंशन बना के रखता है, और रिजिडिटी यानी हार्ड रखता है थोड़ा सा। इट स्टोर सब्सटेंस को स्टोर करता है। इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। तो सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। अब है हमारे पास सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होता है? इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि एनिमल सेल में केवल सेंट्रोसोम मिलता है। इन कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो इसमें 2 ग्रेन्यूल्स होते हैं, दैट इज सेंट्रियोल्स। ठीक है, अगर आप पिक्चर देख पाएँ तो आपको ये दिख रहा होगा सेंट्रियोल्स। ठीक है, चलिए, पता है अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट चलिए आगे देखते हैं। द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज टू हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस की बात करें, वी हैव सीन दैट सब्सटेंस मूव इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। दिस एक्सचेंज मेनली अकर बाय 2 प्रोसेस, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो जो भी सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होना है वो या तो डिफ्यूजन से या तो ऑस्मोसिस से। डिफ्यूजन क्या होता है मैंने आपको बताया कि इट इज़ द मूवमेंट एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हैव यू नोटिस दैट फ्रेग्रेंस ऑफ योर फेवरेट फूड एट योर होम व्हेन इट्स सरप्राइजिंगली कुक्ड फॉर यू बाय योर मॉम? दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहता है कि जब घर में माँ खाना बनाती है तो जो खुशबूदार खाना होता है वो दूर से ही उसकी खुशबू चली जाती है, और हम समझ जाते हैं कि कौन सी खाना बन रही है, कौन सी डिश बन रही है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि गैस क्या होता है, डिफ्यूज होता है उसका स्मेल, और वो हमारे पास तक पहुंच पाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स दिखाया गया। डिफ्यूजन इज सीन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैस। यानी डिफ्यूजन तीनों मीडियम में हो सकता है, बट गैस में फास्टर होगा। दिस इज बिकॉज गैस पार्टिकल्स आर एनर्जेटिक एज दे पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी। तेज़ी से मूव कर सकते हैं, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। द मूवमेंट ऑफ गैस इन एंड आउट फ्रॉम द सेल अकर्स बाई डिफ्यूजन। तो वो डिफ्यूजन के थ्रू इन एंड आउट होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्योर लिक्विड फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर क्या होता है, मूव करता है। देखिए यहाँ पर ग्रीन बबल्स, ग्रीन डॉट्स बना करके दिखाया गया शुगर के लिए, और ब्लू जो है वो है वाटर के लिए। आप देखो तो वाटर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है, जबकि राइट साइड में क्या है, वाटर कंटेंट कम है, और इधर में आप देखें तो वाटर कंटेंट कम है और शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि लेफ़्ट साइड में शुगर का कंसंट्रेशन
कम है, बीच में ये क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। For example, if you take two flasks and fill one with low sugar solution and other flask with highly concentrated sugar solution, तो इधर में लो शुगर सोल्यूशन ये हो गया और हाई शुगर सोल्यूशन ये हो गया. Both the beakers are separated by a semi-permeable membrane. Then we will notice that the water will move from the beaker where is more thus to the side where it is less. Water will move from the beaker where it is more to the side where it is less. तो देखिए कहता है कि वाटर ऐसे केस में क्या होगा, जिस तरफ इधर क्या है लो शुगर कंसंट्रेशन, इधर क्या है हाई शुगर कंसंट्रेशन, लेकिन वाटर कंसंट्रेशन इधर क्या है ज़्यादा है ना, जबकि इधर वाटर कंसंट्रेशन क्या है लो है. तो ऐसे में वाटर जो है वो हाई टू लो डिफ्यूज होगा, यानी लेफ़्ट से राइट चला जाएगा. लेट अस सी, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा. लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट प्रिपेयर्ड इन वाटर. तो एक साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में हम एक एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हम डाल करके देखते हैं क्या होता है. इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसनट्रेशन, यानी कि जिस मीडियम में हम डाल रहे हैं अगर वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा हो, है ना, अगर उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, देन द सेल इट मीन्स इफ़ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. यानी कि अगर हम किसी सेल को ऐसे मीडियम में डाल रहे हैं जहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ हाई वाटर कंसंट्रेशन है, तो ऐसे में क्या होगा कि पानी हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो मूव करेगा. यानी कि जिस सॉल्यूशन में हम सेल को डाल रहे हैं उस सॉल्यूशन से वाटर जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा. सच ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा हो और पानी क्या हो सेल के अंदर आए. Water molecule will pass across the plasma membrane in both direction, but more water molecule will enter the cell when leave. यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जितना सेल से बाहर नहीं जाएगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा सेल के अंदर आएगा. द सेल विल देयरफॉर स्वेल अप, और सेल धीरे धीरे पानी ऑब्जर्व करके क्या होगा स्वेल अप हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस. इस प्रोसेस को हम इंडोस्मोसिस कहते हैं क्योंकि पानी हम इसमें ले रहे हैं. ऐसे केस में सेल्फ बस्ट भी कर जाता है. द मीडियम सराउंडिंग द सेल, यानी जिस मीडियम में हम सेल को रखने जा रहे हैं एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन का उतना ही वाटर कंसंट्रेशन है जितना सेल का. तो ऐसे में नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा. नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मैं कह रहा हूँ है ना, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. और ऐसे में न सेल स्वेल होगा ना ही श्रिंक होगा. ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जहाँ सॉल्यूशन और सेल का वाटर कंसंट्रेशन एग्जैक्ट सेम होता है. थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, देखें, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है कम है. इफ़ इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि कंसनट्रेटेड है बहुत, उसमें पानी क्या है कम है, देन सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. तब ऐसे केस में क्या होगा सेल से वाटर जो है वो सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा. सच ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. ऐसे केस में क्या होगा, इन दिस केस टू वाटर क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन इंटर इट. वाटर का मूवमेंट तो दोनों तरफ से होगा लेकिन नेट वाटर क्या होगा सेल से ज़्यादा कहाँ जाएगा सॉल्यूशन में. द सेल देयरफॉर श्रिंक, और ऐसे में सेल क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा और उसकी वॉल्यूम रिड्यूस होगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्जोस्मोसिस. तो इसको हम क्या कहते हैं एक्जोस्मोसिस कहते हैं. ऐसे में सेल श्रिंक हो जाएगा. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात दी गई है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या था. एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर लेयर इसमें, क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं, लेकिन इसमें क्या है सेल वॉल होता है. वैक्यूल एनिमल सेल में अब्सेंट होता है या टेम्प्रोरी होता है, छोटा होता है, जबकि इसमें बिग होता है परमानेंट होता है.
प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं हो सकता, जबकि प्लांट में प्लास्टिड होता है। न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर, न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड। तो प्लांट में न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा वन साइडेड होता है। तो ये कुछ बेसिक्स था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के डायग्राम, दोनों के पिक्चर बना करके दिखाया गया है। बेसिक डिफरेंस आप समझ सकते हैं। आप देखो यहाँ पर प्लांट सेल जो है इसमें न्यूक्लियस जो है साइड में है, क्योंकि इसमें वैक्यूल जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल होता ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ सेंटर में होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस का भी था पोर्शन। तो इस तरीके से आपका आज का चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको इसमें बातें समझ में आई हो, अगर आपको इसको पढ़ने से फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप अपना छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके